नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 11 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 20वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, हमारे देश के नीचे, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में देश के नीचे की बात की गई है। ठीक है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। ध्यान से समझिएगा, देश भारत का जो मानचित्र है उसमें जो नीचे राज्य पड़ते हैं उसकी बात की गई है। ठीक है, तो गुजरात देखिए, ये पश्चिम उत्तर में पड़ता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये नीचे नहीं है। उड़ीसा की अगर बात करें तो ये पूर्व उत्तर में पड़ता है, तो ये भी नीचे नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथे विकल्प को देखिए, गोवा और केरल की बात की गई है। गोवा और केरल ये नीचे माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोवा में अगर बात करें तो यहाँ पर इडली, सांभर ये सब उतना प्रचलित नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये दोनों नीचे पड़ते हैं, और यहाँ पर इडली, सांभर, नारियल की चटनी ये सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और लोकप्रिय भोजन में से वहां का माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है से चंडीगढ़ जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है तक सबसे छोटे रेलमार्ग से रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन सा राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा है तो सबसे छोटे रूट से जाने पर कौन सा राज्य नहीं मिलेगा, उसे यह पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया था, मुंबई से लेकर के चंडीगढ़ के बीच में चलना है। यहाँ पर चंडीगढ़ है और यहाँ पर मुंबई है, इसके बीच जो सबसे छोटा रूट है, यानी कि जो एकदम सीधे इस प्रकार से जाएगा, देखिए ये, तो इसके बीच में कौन सा राज्य नहीं आएगा हमसे पूछा गया है। तो देखिए, गुजरात को तो ये क्रॉस कर रहा है, राजस्थान को भी क्रॉस कर रहा है, उसके बाद से देखिए हरियाणा को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन पंजाब यहाँ पर है, तो ये पंजाब को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंजाब। दिए गए विकल्पों में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के सम्मुख दिया था। लड़की का स्टेटमेंट यह है कि मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश काट दीजिए, पहाड़ी क्षेत्र कहा जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, हमारे यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, और बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आगे पढ़िए, जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो अब ये दोनों भी विकल्प कट गए, पत्थर अथवा लकड़ी के घर, और बर्फबारी वाला क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह शहर देश के किस भाग में है, तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 दिसंबर 2021 को 23:45, ये रात्रि का समय है, प्रस्थान करके 19 दिसंबर 2021 को 7:45 रेलवे स्टेशन कानपुर पर पहुंचती है। तो इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमको कुल दूरी दिया गया है और कुल समय निकाल करके हम लोग दूरी में समय से भाग दे देंगे तो औसत चाल हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। सफ़र शुरू हुआ था 18 तारीख को, कितने बजे, रात के 23:45 पे, 23:45 यानी कि 11:15 बजे। ठीक है, और उसके बाद से ये 19 तारीख को सुबह के 7:45 पे पहुंचा, 19 तारीख को सुबह के 7:45 पे पहुंच गया। अब देखिए, अगर ये 15 मिनट और इसमें हो जाता तो ये रात के 12 बज जाता। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 7:45 तक का समय कितना हो जाएगा, 7 घंटा 45 मिनट, और इसमें ये 15 और जोड़ दे तो टोटल घंटा हो जाएगा 8 घंटा। टोटल समय लगा 8 घंटा और कुल दूरी इसके द्वारा चली गई है कितना, 432 किलोमीटर। तो अब औसत चाल हमसे पूछा गया था, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी यानी कि 432
बटे कुल लगा समय यानी कि 8 घंटा। अब देखिए यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं, तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कितना आया था, देखिए ध्यान से समझिएगा, 432 किलोमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दे रहा हूँ, बटे घंटा कितना था 8 घंटा, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से गुणा करूंगा, तो मिनट में फिर 60 से गुणा कर दूंगा तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। उसके बाद से देखिए अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 सत्ते 42, एक बचा 6 दूनी 12, फिर 6 से काटे तो 12 छक 72, फिर उसके बाद से देखिए 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि 30/2 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, अतः वह अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं और काटते रहते हैं। तो ये ऐसे 2 जानवर कौन से हैं? तो पहला तो चूहा हो जाएगा, आपके घरों में लगातार ये कुतरते चलते हैं, कपड़े कागज जो भी मिल जाए वो उसे काटते रहते हैं। और दूसरा होता है गिलहरी, ये इनकी मजबूरी है काटना। देखिए ये शौक से नहीं काटते हैं, इनकी आगे के जो 2 दांत होते हैं इतने तेजी से बढ़ते हैं, अगर वो अपने दांतों को कुतर कुतर के घिसते ना रहें तो वो इतने लंबे हो जाएंगे कि इनके नीचे के जबड़े में धंस करके इनकी ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इनकी मजबूरी है कि वो कुछ ना कुछ कुतरते रहें जिससे इनके आगे के दांत घिसते रहें और वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इनकी मजबूरी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र यानी कि सेंट के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आबू धाबी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वो बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। ठीक है, ठीक उत्तर में कहा जा रहा है यानी कि ऊपर। ठीक है, और गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। ठीक है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा हमसे पूछी जा रही है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे। प्रश्न में बोला गया था कि जो बेंगलुरु के सापेक्ष जो भोपाल है वो ठीक उत्तर में दिया गया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। और भोपाल के सापेक्ष जो गांधीनगर है जो कि गुजरात में पड़ता है वो ठीक पश्चिम में था, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा था कि गांधीनगर के सापेक्ष जो बेंगलुरु है उसका पोजीशन क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी? तो देखिए गांधीनगर से बेंगलुरु आप कैसे जा सकते हैं? देखिए पहले तो आपको इधर आना होगा, यानी इधर क्या हो गया, ये पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया। उसके बाद से नीचे जाना होगा, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, यानी कि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में कौन सा सही कथन है? तो ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तद नुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। मतलब कि जैसे देखिए कुछ वस्तुओं में, कुछ खाने के पदार्थों में हम लोग कुछ परिवर्तन करके उसको काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो बहुत लंबे समय तक संरक्षित नहीं रहेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दाल से पापड़ बना करके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पापड़ आप सालों साल तक रख देंगे वो खराब नहीं होगा, तो ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन नहीं है। ठीक है, कच्चे आम का अचार, तो ये भी सालों साल तक रखा जा सकता है अगर सही तरीके से रखा जाए, लगातार उसको धूप दिखाए जाते रहे। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, सेब से मुरब्बा बोला गया है, तो मुरब्बा भी कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें दूध से पनीर तो बनता है, लेकिन पनीर बहुत लंबे समय तक इसको संरक्षण करके नहीं रखा जा सकता है, तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सही ढंग से प्रदान नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो ये लेह और लद्दाख में कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश में संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 8 है। अगर राज्यों की संख्या पूछे तो 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हमसे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 8 इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं।
स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। हमसे प्रश्न में अरब सागर की बात की गई थी कि किन किन राज्यों के तट अरब सागर पर स्थित हैं। तो ये देखिए गुजरात हो जाएगा, इसके बाद से देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर ये कर्नाटक हो जाएगा और केरल हो जाएगा। तो इन्हीं में से कोई 3 विकल्प होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। विकल्पों में देखिए चौथे विकल्प में उड़ीसा दिया गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तीसरे में देखिए तेलंगाना दिया गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। दूसरे विकल्प में देखिए तमिलनाडु की बात की गई है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन पहले विकल्प में देखिए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सभी जो राज्य हैं इनके तट जो हैं वो अरब सागर से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छऊ नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? यह छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्तर होगा। दूसरा देखिए, केचुए खेत में छेद बना करके जमीन को पोली बना देते हैं, यानी कि बिल्कुल भुरभुरा बना देते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। तो ये विकल्प गलत है। चौथा देखिए, केचुए का मल मृदा को उर्वर यानी कि उपजाऊ बनाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए, बी और डी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे ए, बी और डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो जानना होगा कि मिश्रित लर्निंग मोड होता क्या है। इसे अंग्रेजी में ब्लेंडेड या फिर हाइब्रिड लर्निंग मोड कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, पारंपरिक तरीके से पहले विद्यालय में पढ़ाई होता था कि कक्षा में भौतिक तौर पर बच्चे भी मौजूद हैं और टीचर भी मौजूद हैं और एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते थे। लेकिन आज हम लोग स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, जिसमें स्मार्ट बोर्ड होगा और इंटरनेट की एक्सेस होगी, जिसमें कहीं से भी कोई भी टीचर बच्चों की हेल्प कर सकता है किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखने में। यानी कि जब हम लोग पारंपरिक तरीके से एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं, यानी किसी विद्यालय के किसी कक्षा में, और नए टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं उसी कक्षा में, जैसे कि स्मार्ट क्लास और इंटरनेट एक्सेस ले रहे हैं, तो इसे ही मिश्रित लर्निंग मोड यानी कि हाइब्रिड मोड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके क्या फायदे हैं हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब इंटरनेट का एक्सेस है तो कहीं से भी बच्चा ऑनलाइन मोड में कक्षा में शामिल हो सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्तर होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को शिक्षक और साथियों से बातचीत करने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं से भी बच्चा कोई भी वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर लाइव आकर के एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकता है, चाहे बच्चों से चाहे शिक्षक से। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, उत्तर होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि कक्षा ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, दोनों में बच्चे सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित कक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में है और उसकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि रचनावाद के तहत बालक सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करेगा, चाहे कक्षा ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। और ये विकल्प कह रहा है कि बच्चे को चौकन्ना यानी सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातों को घर या फिर समुदाय में पूरक गतिविधियों से पूरा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वह अपने आसपास परिवेश में उस सीखी हुई बातों को अप्लाई करके गतिविधियों के माध्यम से उसे सीख सकते हैं, पूरक गतिविधि से उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा जवाब होगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में देखिए ए, बी और डी वाला इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ए, बी और डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक यानी कि सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? मतलब कि ऑनलाइन कक्षा की कौन सी विशेषता होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं, जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, भले ही ऑनलाइन कक्षा की बात की जा रही है, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे बच्चे ऑनलाइन कक्षा में बैठे रहेंगे, इंटरनेट का एक्सेस है। तो ये विकल्प संकुचित है, क्योंकि विद्यालय जो ऑनलाइन कक्षा अगर अवेलेबल भी करा रहा है तो औपचारिक तरीके से जो टाइमिंग होगा उसी टाइमिंग पर आएगा। इसलिए कभी भी ये साझा करने वाला जो विकल्प है थोड़ा संकुचित है, क्योंकि अनौपचारिक तरीके से तो शेयर किया जा सकता था, लेकिन औपचारिक तरीके से समय के अंतर्गत, समय के नियमों के अंतर्गत ही उसको साझा किया जाएगा। तो ये विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जब भी वो शामिल होते हैं, विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। तो
ये भी बहुत ज़्यादा संकुचित है, बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि कक्षा भले ही ऑनलाइन है, लेकिन मान लीजिए आधा पीरियड बीतने के बाद जब कक्षा में बच्चा शामिल होगा, यानी ऑनलाइन जब ज्वाइन करेगा, तो क्या उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? नहीं आएगा। यानी कि भले ही कक्षा ऑनलाइन क्यों ना है, उसको आवश्यकता होगी कि कक्षा प्रारंभ होने से पहले वह सब कुछ अपने कॉपी किताब को लेकर के सिस्टम के आगे बैठ जाए, ताकि वह कक्षा को सक्रिय रूप से भागीदारी करके चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो ये कहना कि विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकता है, तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। वास्तविक समय कहने का मतलब कि देखिए, इंटरनेट के माध्यम से बच्चा ऑनलाइन टीचर से कुछ पूछ भी सकता है और टीचर उसी समय उसका जवाब भी दे सकता है, यानी कि रियल टाइम में ये कम्युनिकेशन हो सकता है। यही बात विकल्प 2 कह रहा है और यही बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वाति जो कि कक्षा 4 की ईवीएस की एक शिक्षिका है, ने कई तरह के पौधे जैसे कि घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तनों और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है? तो देखिए, इसमें कुछ पेड़ भी हैं और कुछ पौधे भी हैं, और प्रत्येक पेड़ पौधे अलग अलग वर्ग से एक तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि गुलाब की अगर बात करें तो ये फूल के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि गुलाब केवल एक तरीके से सुंदरता के लिए यूज किया जाता है। केला की बात करें तो ये हमें फल देता है। बरगद की बात करें और ताड़ के पेड़ की बात करें तो ताड़ और बरगद बहुत बड़े वृक्ष हैं। और बांस की बात करें तो ये घास में ही आता है। बांस जो होता है वो घास में ही आता है, और घास तो अलग से दिया ही गया है। मतलब कि ये अलग अलग तरीके से पेड़ पौधों के वर्गों की बात की जा रही है कि कौन सा पर्टिकुलर किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, यानी विभिन्न प्रकार के प्रजातियों की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 3 में इसकी चर्चा की गई है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीता जो कि एक ईवीएस की शिक्षिका है, थीम खाद्य पढ़ाते समय कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें खाद्य संरक्षण से संबंधित कक्षा 5 के बच्चों को अपने पड़ोस के घरों में जाकर के इस संरक्षण विधियों के सर्वेक्षण के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इससे कौन कौन सा कौशल उनके अंतर्गत विकसित होगा, ये हमसे बोला जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से बात करेंगे, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना। जब बच्चा विभिन्न घरों में जाकर के खाद्य संरक्षण के विधियों के बारे में पूछेगा, जाहिर सी बात है इंटरेक्शन करेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से वो बातचीत करने में संवेदनशील बनेगा, इंटरेक्शन करने में उसको समस्या नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही होगा। दूसरा देखिए, सर्वेक्षण करने के कौशल और क्षमता का आकलन करना। यहां पर आकलन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक तरीके से गतिविधि कराई जा रही है कि हाँ बच्चे इस प्रकार का गतिविधि कर रहे हैं। तो ये विकल्प थोड़ा संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर भी स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सर्वेक्षण ही किया जा रहा है तो इसके कौशल का आकलन क्यों नहीं होगा। चलिए स्टार में लगा दिया। आगे देखिए, समुदाय से प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। ये बात बिल्कुल सही है। समुदाय क्या होता है? समुदाय हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के जो पड़ोस हैं, उसी को तो समुदाय बोला जाता है। तो उनसे पूछ करके सर्वेक्षण के विभिन्न विधियों के बारे में जब पूछा जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप से उनसे जानकारी एकत्रित की जा रही है और ये अवसर दिया गया है टीचर के द्वारा बच्चों को। तो वही बात तो विकल्प 3 कह रहा है, तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। चौथा देखिए, समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करना। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि देखिए ए, सी और डी वाला विकल्प सही है और बी वाले पे मैं स्टार लगा रहा हूं, लेकिन ये आपका गलत है। बी वाला क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, अगर बी वाले को ले लें तो चारों विकल्पों में देखिए कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें चारों विकल्प दिया गया हो। ठीक है, इस वजह से हमारी मजबूरी है कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले। ए, सी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ये बात बिल्कुल सही है। ईवीएस का मतलब ही ये होता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है ताकि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो पाए। पर्यावरण क्या है? जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए है, यानी कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध की ही बात की जाती है पर्यावरण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, ये हमारा जवाब होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक
आवासता विकसित करना, तो ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही उत्तर होगा। तीसरा देखिए, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, तो ये विकल्प थोड़ा संकुचित है। कैसे? ईवीएस में कुल 6 थीम बताए गए हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ भी हैं, आपका आवास भी है, तो 6 थीम के बारे में बात की जानी चाहिए। यहाँ पर केवल एक थीम की बात की गई है, आवास की, इसलिए ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा दिया गया है, ईवीएस एक के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी की बात की जा रही है, तो पेडागोजी एज ए टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। छात्रों के लिए शिक्षण विधि इंपॉर्टेंट नहीं है, छात्रों के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टीचर के लिए बात कर रहा था, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में केवल बालकों की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, यानी कि केवल ए और बी वाला विकल्प सही है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, विकल्प नंबर 2 में ए और बी की बात की गई, विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि कौन कौन से मापदंड का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है गतिविधि कराने के लिए समूह बनाने के संदर्भ में। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करना। संज्ञानात्मक स्तर यानी कि बच्चों की जो बौद्धिक स्तर है उसके हिसाब से समूह में बांटने की बात कर रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली बालक अगर एक ही ग्रुप में चले जाए और बहुत कमजोर बालक एक ही ग्रुप में चले जाए, तो वो अपने आप को परिवेश से अलग समझने लगेंगे कि मुझे मेरी योग्यता के आधार पर बांटा गया है। तो कभी भी योग्यता के आधार पर या फिर संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर नहीं बंटवारा करना चाहिए, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं का अलग समूहीकरण करना। लिंग के आधार पर जब किया जाएगा तो ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बना लें। मतलब कि देखिए, समूह अगर एक ग्रुप में 2 बच्चे भी हैं तो भी उसे ग्रुप बोला जाएगा, समूह बोला जाएगा। लेकिन 2 बच्चों का एक ग्रुप उतना लाभदायक नहीं होगा जितना 5 बच्चों का एक ग्रुप लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना मौलिक विचार आएगा निकल करके। ठीक है, और उतना ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा ग्रुप में इंटरेक्शन करने का। यानी कि केवल 2 बच्चों के ग्रुप से ज़्यादा अच्छा ये है कि ज़्यादा बच्चों का ग्रुप हो। तो यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि पूरी कक्षा में जितने ग्रुप संभव हो सके, तो जब मिनिमम 2 बच्चों को अगर रखा जाए तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बन पाएंगे। और जब 2 बच्चों को रखा जाएगा तो वह इंटरेक्शन करने में सक्षम नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा लोगों के मौलिक विचार निकल करके नहीं आएंगे, केवल 2 ही मौलिक विचार निकल करके आ सकते हैं। इस वजह से ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि समूह बनाया ही इसलिए जाता है ताकि बच्चों में सहयोगात्मक और सहभागिता का कॉन्सेप्ट या फिर उसमें उस प्रकार की भावना को विकसित किया जा सके। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है। तो इसका नेचर समावेशी यानी कि इंक्लूसिव, प्रासंगिक यानी कि कॉन्टेक्स्ट लिए हुए, मतलब कि जो कुछ भी बच्चे को बताना है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी कि उसके संदर्भ लेकर के बताना है, इसे ही प्रासंगिक कहा जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और थीम आधारित, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के द्वारा ईवीएस में थीम्स डिवाइड्स किए गए हैं कि टोटल 6 थीम होंगे, और पहला जो थीम है परिवार एवं मित्र, उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। तो टोटल जो ईवीएस है उसको थीम आधारित बनाया गया है प्राइमरी स्तर पर, इसलिए ये भी सही है। यानी कि ये पहला विकल्प ही इसका एप्रोप्रिएट है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को प्रेस करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए, कहानी के माध्यम से बच्चों को ईवीएस सिखाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पहले आपको विकल्प दिखा दूं। चारों विकल्पों पर आप जब नज़र डालेंगे तो चारों में केवल 3-3 विकल्प ही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो भी उत्तर होगा उसमें 3 ही विकल्प होंगे, 4 विकल्प नहीं हो सकते। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप कोई ऐसा कहानी ना बच्चे को बता दें जिससे बच्चे में मिसकॉन्सेप्शन हो किसी बात को लेकर के, किसी संप्रदाय को लेकर के, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा कहानी ना हो जो कि जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा हो, यानी पर्टिकुलर किसी एक लिंग से भेदभाव की बात कर रहा हो, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, कहानियाँ मज़ेदार और मनोरंजक होना चाहिए। तो यहाँ पर मज़ेदार और मनोरंजक इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को नया कॉन्सेप्ट सिखाना इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर कहानियाँ
अगर इंटरेस्टिंग होंगी तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। यानी कि कहानी में बच्चे इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कहानी हो। तो ये थोड़ा संकुचित है, इस वजह से हमारी मजबूरी भी है कि हम केवल 3 ही विकल्प को लेकर के चल सकते हैं। फिर मैं सी पर स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। आगे वाले विकल्प को देख लेते हैं। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि विद्यार्थी उनसे जुड़ाव महसूस करे। तो अब तीसरे से ज़्यादा अप्रोप्रिएट चौथा है। क्यों? क्योंकि कहानी से जब बच्चे जुड़ाव महसूस कब करेंगे? जब बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेंगे, यानी वह उनके लिए मनोरंजक और मजेदार होगा। तो यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प है पहले से चौथे वाले विकल्प में इंक्लूडेड है, क्योंकि बच्चा तभी जुड़ाव महसूस करेगा जब कहानी उसके इंटरेस्ट की होगी। तो तीसरा वाला संकुचित हो गया, इस वजह से गलत हो जाएगा और चौथा हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ए, बी और डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ए, बी और डी की बात की गई, विकल्प नंबर 3 इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थी में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी? पहला दिया गया है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। तो जाहिर सी बात है मानचित्र दिशाओं पर ही आधारित होता है, तो निश्चित तौर पर दिशाओं का पता लगाना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए अमानकीकृत मानचित्र बनाना। अमानकीकृत मतलब कि गैर मानकीकृत कहा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्तर के बच्चे अब बिल्कुल स्टैंडर्ड थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी विकल्प एप्रोप्रिएट है। मतलब एक मोटा मोटी आउटलाइन खींचने की रूपरेखा तैयार करने की बात की जाती है कि हाँ मानचित्र, जैसे मान लीजिए भारत का ही मानचित्र बच्चे को बताना है, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे से बिल्कुल सटीक उम्मीद थोड़ी की जा सकती है कि वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट भारत का नक्शा बना पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम अमानकीकृत भी बच्चा बनाए, कम से कम बच्चा जाने तो कि हमारी भारत का मानचित्र कैसा है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि अगर बच्चे को मानकीकृत बनाने के लिए ही रिजिड कर दिया जाए, बिल्कुल एकदम कह दिया जाए नहीं आपको मानकीकृत ही बनाना है, तो बच्चा डर जाएगा ना, वो प्रयास ही नहीं करेगा मानचित्र बनाने के संदर्भ में। तो ये भी विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे को शुरुआत करना है। देखिए अभी मानचित्र कौशल मन में बैठाने की बात की जा रही है, यानी कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है, इसलिए अमानकीकृत तरीके से मानचित्र बनाना भी बच्चे को हेल्प करेगा, ठीक है। सी वाला देखिए अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना। अब देखिए मानचित्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला मानक हो जाएगा, दूसरा प्रतीक हो जाएगा और तीसरा दिशा हो जाएगा। तो पहले वाले विकल्प में दिशा की बात की गई थी और इसमें प्रतीक की बात की जा रही है, तो यानी ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चौथा देखिए मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। व्याख्या करने का मतलब यहाँ पर बच्चे खुद से व्याख्या करेंगे, बताएंगे कि वो मानचित्र में किन किन सिंबल्स का यूज किया, क्या यूज किए हैं। तो ये बच्चे के लिए अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा, यानी इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर व्याख्या अगर टीचर के द्वारा दिया जाता तो ये निगेटिव हो जाता, लेकिन ये व्याख्या बच्चों के द्वारा दी जा रही है, यानी बच्चे जो भी मानचित्र बनाए हुए हैं उसका एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में, अपने मौलिक विचारों के माध्यम से। तो ये अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। यानी डी वाला विकल्प भी सही है, चारों विकल्प इसके सही है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए विकल्प नंबर 4 में ए, बी और सी और डी चारों विकल्प की बात की गई है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच, टाइल जैसी सामग्री से खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? यानी कि ये जो दोनों घरों के बारे में तुलना की गई है और बताया गया है, इससे बच्चे क्या सीख सकते हैं। तो देखिए दोनों जगहों के, एक राजस्थान और एक मुंबई जैसे शहरों के घरों की तुलना की गई है। तो ये कहीं ना कहीं तुलना इसमें आएगा और उसके बाद से विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में क्या होता है कि कौन कौन सी सामग्री का यूज किया गया है। तो तुलना करना और विश्लेषण करने जैसे कौशल बच्चे में विकसित किया जा सकता है। देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, प्रतिफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया तुलना करना और विश्लेषण करना, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी? देखिए पानी की बर्बादी करने वाले गतिविधियों का पता लगाने और व्यवहार का पता लगाने की बात की जा रही है। तो कैसे पता लगाया जा सकता है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि जल से संबंधित वित्त चित्र और फिल्में दिखा करके। तो फिल्मों में पानी की बर्बादी थोड़ी दिखाई जाएगी, मतलब कहने का मतलब कि वो फिल्मों में तो पानी का जो भी चीज़ दिखाया जाएगा, नदियाँ दिखाई जाएंगी और तालाब दिखाए जाएंगे, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। किस प्रकार से व्यक्ति पानी की बर्बादी करता है, बेवजह पानी को वेस्ट करता है, वो चीज़ें थोड़ी दिखाई जाएंगी। तो ये हमारा फिल्म और ये सभी चीज़ें निगेटिव सेंस में इस वजह से भी है क्योंकि बच्चे परिवेश में नहीं देख रहे हैं। जब तक बच्चे अपने परिवेश में नहीं देखेंगे पानी बर्बाद होते हुए, खुद से महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक नाले का भ्रमण करना। नाले यानी पानी का निकासी जहां पर हो रहा है, तो यहां पर देखिए नाला
से जहाँ से निकासी हो रहा है वहाँ लोगों के घरों से आने वाले जो वेस्ट पानी है वो नाले से प्रवाहित हो रहे होंगे। अब ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि नाले में जो पानी प्रवाहित हो रही है वो वाकई में बर्बाद किया हुआ है या फिर यूज किया हुआ पानी। हो सकता है कोई नहाने में यूज किया हो सकता है कोई बर्तन धोने में यूज किया हो, वो नाले में प्रवाहित हो रहा हो। कोई ऐसा इससे क्लियर आउट नहीं होगा कि किसी ने पानी बर्बाद करके नाले में फेंक दिया है या फिर यूज करके फेंका हुआ है। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। यहाँ पर बातचीत देखिए, इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब तक प्रत्यक्ष तौर पर बर्बादी को नहीं देखेंगे और तब तक उसके बारे में अपने अंदर अवधारणा को नहीं बना पाएंगे और तब तक संवेदनशील नहीं होंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। अब यहाँ पर जब बच्चे अनुमान लगाएंगे कि एक परिवार दिन भर में कितना पानी यूज कर रहा है, उसके बाद से टोटल पूरे विश्व में कितने पानी है पीने लायक वो पता है, तो एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इसी प्रकार से पानी की खपत रहे प्रत्येक परिवार में तो कितने सालों में जाकर के पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बच्चे में थोड़ा सा एक संवेदनशीलता आएगा कि भविष्य में पानी एक ऐसी चीज़ है जो जाकर के भविष्य में खत्म होगी ही होगी। ठीक है, तो इसको अब इसके प्रति बच्चे संवेदनशील होंगे कि क्यों ना हम लोग पानी को बचाएं। तो पानी को बचाने के लिए पानी की बर्बादी होने वाले गतिविधियों पर उनका ध्यान जाएगा, यानी कि ये वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उन गतिविधियों के बारे में जानने के लिए जो कि पानी को बर्बाद करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा ईवीएस को बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है। एनसीएफ 2005 परिवेश क्या है? बच्चे का वातावरण, यानी कि देखिए दूसरे विकल्प में बात किया गया बच्चों का वातावरण, यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले चारों विकल्पों को मैं आपको दिखा देता हूं। चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो केवल 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि यहां पर टोटल 4 ऑप्शन थे जिसमें से केवल 2 ऑप्शन ही हमें सेलेक्ट करने हैं। ये पहले से आपको क्लियर आउट होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। देखिए, हो सकता है आपको चारों विकल्प सही लगे लेकिन अब कम से कम हम बाउंड हो गए, हम बंद चुके हैं कि हमें 2 ही विकल्प का चुनाव करना है। तो अब 2 विकल्प कौन सा अप्रोप्रिएट है उसको खोजते हैं। चलिए, पहला दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा टॉपिक ना दिया गया रहे जो कि धर्म की बात करता हो, जाति की बात करता हो, लिंग की बात करता हो, जेंडर रूढ़िवादिता की बात करता हो। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, होना चाहिए। दूसरा देखिए, पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। मानक भाषा यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि प्रत्येक बच्चा अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हो जिसकी मातृभाषा अलग होगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मानक भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है। तो एज ए टीचर अगर हम लोग प्राइमरी कक्षा 1 की बात करें तो वहाँ पर बुक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से और गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। बुक तो एक रेफरेंस के लिए जरूर है लेकिन बुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए मानक भाषा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारी मजबूरी भी है कि हमें 2 ही विकल्प चुनना है, तो इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, तीसरा देखिए, पाठ्यपुस्तक की कीमत कम व पतली होनी चाहिए। पतली, अब इतना भी पतली करने के चक्कर में ऐसा थोड़ी है कि बच्चों का जो कॉन्टेंट है उसको ही हटा देंगे। ठीक है, तो पतली होना ये थोड़ा संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। ये देखिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे चित्र को देख करके उसे कोरिलेट कर पाते हैं और आकर्षक होगी तो बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी, जिसके वजह से इंटरनल मोटिवेशन होगा और वो अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकेगा। यानी कि ए और डी वाला विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये तो होगा ही होगा, इसको हटा नहीं सकते हम लोग। अब जब नहीं हटा सकते तो हमारी मजबूरी बन गई कि ए और डी को ही हम लोग सही माने। क्यों माने? क्योंकि 2 ही विकल्प को तो हमें चुनना है, तो बी और सी वाला अब हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। ए और डी देखिए, विकल्प नंबर 1 में दिया गया है ए और डी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? यानी कि लिंग के आधार पर, कि पुरुष और महिला के आधार पर किसी पर्टिकुलर काम का बंटवारा, जैसे कि महिला है तो वो खाना ही बनाएगी, पुरुष है तो वो बाहर का ही काम करेगा। ये लिंग रूढ़िवादिता है। मतलब कि पहले से ये समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है कि तुम लड़की हो तो तुम घर का ही काम करोगे और तुम लड़के हो तो तुम बाहर का ही काम करोगे। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि महिलाएं भी बाहर का काम कर सकती हैं? क्यों नहीं हो सकता कि आजीविका का साधन महिलाएं जुटाएं?
समाज धीरे धीरे जरूर बदल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी समाज में मेजॉरिटी जो है वो यही मानता है कि महिलाएं जो हैं वो घर का चौकी चूल्हा करेंगी और जो पुरुष हैं वो घर की आजीविका जुटाएंगे। क्यों नहीं इसका उल्टा हो सकता है? इसी को हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं, यानी पहले से जो समाज में रूढ़िबद्ध विचार चले आ रही है वो हम पर थोपे गए हैं, इसी को रूढ़िबद्ध विचार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा संसाधन उपयुक्त होगा रूढ़िवादिता के बारे में व्याख्या करने के संदर्भ में। चलिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो यहां पर केवल महिला की बात की गई है। जेंडर रूढ़िवादिता तो तब आएगा ना जब महिला पुरुष दोनों की बात हो और उसमें भेदभाव हो। तो ये विकल्प में कहीं भेदभाव नहीं झलक रहा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सफल महिलाओं की कहानियां। अब जब सफल महिलाओं की कहानियां बताई जाएगी तो उससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा, क्योंकि बच्चे जानेंगे कि हाँ, महिलाएं भी अब उच्च पदों पर जा रही हैं। तो हमें प्रश्न में यह पूछा गया कि जेंडर रूढ़िवादिता को बच्चों को बताना है कि होता क्या है, और यह विकल्प उसको कम करने की बात कर रहा था, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां। यह भी तीसरे वाले विकल्प की तरह है। इससे जेंडर रूढ़िवादिता को कम होगा, मतलब कि उसको कम करने में मदद मिलेगा, और प्रश्न में हमसे जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है इसके बारे में पूछा गया, तो यह भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सदस्यों के बीच यानी परिवार के सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें सर्वेक्षण करने में, सर्वे करने में खुद पार्टिसिपेट करेंगे, और जब परिवार के सदस्यों के बीच कार्यों का आवंटन का पता लगाया जाएगा तो होगा क्या, जब पूछा जाएगा कि आपके घर की महिलाएं क्या करती हैं, तो अगर पता चले कि वो चौकी चूल्हा करती हैं और पुरुष क्या करते हैं, तो अगर ये पता चले कि वो बाहर का काम करते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। मतलब समाज ने जो हमारे ऊपर थोपा है वही चीज़ है। यानी कि ये इस तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट को एप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों को बताया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? ध्यान से समझिएगा, विभिन्न प्रकार की दक्षता यानी कौशल के बारे में हमें विवरण देना है, तो कौन सा रिपोर्ट इसके लिए उपयुक्त होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा वो क्रम निर्धारण मापने, जिसे अंग्रेजी में रेटिंग स्केल बोला जाता है, होगा। रेटिंग स्केल में होता क्या है, एक बेसिकली एक इस प्रकार का प्रपत्र होता है जिसमें कुछ पैमाने होते हैं, कुछ कौशल होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल, तो इसके आगे बच्चे को नंबरिंग की जा सकती है या फिर टिक लगाया जा सकता है कि हाँ, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। दूसरा, सहयोगात्मक जो भी सहयोग करने की भावना है, तो इसके आगे हमें टिक लगाना है कि बच्चा सहयोग करता है ग्रुप में अथवा नहीं, तो अगर मान लीजिए नहीं करता है तो क्रॉस कर देना होगा। इसके बाद से तीसरा जो कौशल है, तीसरा जो दक्षता कौशल है, वो मान लीजिए हो गया कि प्रश्न पूछने की कला या फिर इंटरेक्शन, ये सभी चीज़ें, प्रश्न पूछने की कला। तो मान लीजिए बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, बार बार उत्सुक है, तो इसके आगे मान लीजिए टिक लगा दिया जाए। इसके आगे चौथा अगर मान लीजिए दक्षता हो, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, मान लीजिए नहीं है तो क्रॉस कर दिया जाए। अब उसके बाद से टोटल कितने टिक सही हो रहे हैं, मतलब कितने कौशल हैं उसमें, उन सबको जोड़ करके अंत में लिख दिया जाए। मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारे हो जाए, मान लीजिए 10 टोटल कौशल है, जिसमें से बच्चे में 6 कौशल है, तो उसको 6 रेटिंग स्केल पर उसको नंबर दिया जाए। तो इस माध्यम से बच्चे का रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि विभिन्न कौशल की बात की जा रही है। अब बच्चे में एक कौशल तो होगा नहीं, बहुत सारे कौशल हो सकते हैं, तो कई कौशल को एक ही प्रपत्र पर इस प्रकार से नापा जा सकता है रेटिंग स्केल के माध्यम से। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पेपर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स चाहे प्राइमरी हो या फिर अपर प्राइमरी, दोनों के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।